नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस खास क्लास में। आप सभी को बताते हैं आज की यह वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों के काफ़ी अधिक कमेंट के बाद इस चैप्टर का, इस बुक का हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर इस चैप्टर का जो क्लास 10th और शास्त्र का जो NCERT का बुक है इसका सर क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, क्योंकि हमने इसके अलावा भी बहुत सारे बुक का क्वेश्चन आंसर करा रखा है। तो इस बुक का भी बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, तो फाइनली आज इस बुक का शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सभी को बता दें तो बिहार बोर्ड क्लास 10th अर्थशास्त्र की अध्याय 1 जिसका नाम है चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास, यानी फाइनली अर्थशास्त्र को शुरू कर रहे हैं, आपके इकोनॉमिक्स को शुरू कर रहे हैं। सभी प्रश्नोत्तर का आसान भाषा में जितने भी इस चैप्टर में बात करें, टोटल कितने इस बुक में चैप्टर हैं सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं। आप फाइनली यहाँ देख सकते हैं कि टोटल इकाई है। इकाई के चैप्टर, इकाई मतलब चैप्टर ही होता है, ठीक है ना। टोटल 7 चैप्टर हैं आपके इस बुक में, ठीक है ना। तो एक एक करके जल्द ही इसको ख़त्म कर देंगे। आज चैप्टर 1 की बारी है, नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 2 को देखेंगे, ठीक है। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको इस लेवल से बताया जाए ताकि आपको हर एक प्रश्न याद हो जाए, ठीक है ना। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10th, क्योंकि आप सेम में जो क्वेश्चन है सेम हूबहू जाके आपके एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक है ना। इससे बाहर नहीं आता है, क्योंकि NCERT बुक का है और NCERT का हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा कलर को हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कलर बढ़िया है। देखिए यहाँ पर क्लास 10th अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास इकाई 1 का मतलब चैप्टर 1 है, ठीक है ना। आपके अर्थशास्त्र का चैप्टर 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत क्या है? नॉर्मल सा भी तो इंट्रोडक्शन हम लोग देखें। आइए चैप्टर पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे। बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न 1 अंक को देखने को मिलेंगे। 1 अंक के प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 अंक के, ठीक है। सबसे पहला सबसे प्यारा क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो जब भी प्राथमिक क्षेत्र आएगा, देखिए प्राथमिक प्रथम जब फर्स्ट पूछेगा तो कृषि को मारिएगा। कृषि कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? सर कहिएगा सर ऑप्शन ख दिख रहा है सर, कृषि क्षेत्र। तो जब भी प्राथमिक क्षेत्र पूछा है तो कृषि क्षेत्र को मारिएगा। कृषि क्षेत्र, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? आपको बोलना सर कृषि क्षेत्र हो जाएगा। सबसे पहले आपके बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत आपको इसमें जानकारी होना चाहिए। जब किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में सरकार और कहे तो कंपनी, सरकार और प्राइवेट यहाँ निजी लिख सकते हैं, सरकार और निजी संस्था दोनों का हाथ होता है। जब किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी संस्था दोनों का हाथ होता है, सरकार का भी हाथ होता है, सरकारी संस्थाओं का भी हाथ होता है और निजी संस्थाओं का भी हाथ होता है, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इनमें से किस देश से मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो आपको याद रखना भारत में, भारत देश में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? काफ़ी लाजवाब VVI प्रश्न है जी, परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एकदम VVI है, क्या बन गया, इसको उड़ा देते हैं। तो भारत में योजना आयोग का गठन आपको याद रखना है, ये काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? आगे, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय का मतलब उस देश में पैसा अधिक है। राष्ट्रीय आय का मतलब इनकम ज़्यादा है राष्ट्र का, ठीक है ना। आय का मतलब पैसा ही होता है। तो राष्ट्रीय आय अधिक है जिस देश का, तो वह देश क्या हो जाएगा? विकसित होगा। वो क्या देश हो गया? विकसित। ऑप्शन में देखिए अविकसित तो होगा नहीं, वो हो जाएगा हमारा विकसित। क्या हो जाएगा? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या होता है? विकसित होता है। याद रखिएगा। आ रहा है समझ में? आगे, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहेंगे? पिछड़ा राज्य की बात है तो देखिए बिहार सबसे पहला, हर सबके जुबानी बिहार आता है। बिहार तो ऑप्शन ग में दिख रहा है आपको। ये भी दुर्भाग्य की बात है कि बिहार आता है पिछड़े राज्य में। देखिए बहुत सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार ही आता है। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार आता है। मजदूरों का राज्य बिहार आता है। सबसे गरीब राज्य बिहार आता है। तो दुख की बात है कि बिहार
क्या कहें जी, इतना होने के बाद भी बिहार का शिकायत होता है पूरे देश में। बिहार राज्य को मजदूरों का राज्य भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें कौन पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य आपका बिहार हो जाएगा। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है जी। आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आपको यहाँ मिलेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की यहाँ से पूर्ति करने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, यानी खाली जगह को यहाँ से आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं, 1 अंक के प्रश्न आते हैं। देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम, ठीक है। जहाँ जहाँ इसमें हाईलाइट कर रखे हैं वहाँ वहाँ आपका भरने वाला था। जहाँ जहाँ इसमें हाईलाइट हम किए हैं वहाँ वहाँ आपका भरने वाला था, है समझ में, वहाँ वहाँ क्या था, भरने वाला है, ठीक है। आइए फटाफट के अंदाज में इसको देखते हैं। तो भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। भारत अंग्रेजी शासन क्या था? एक उपनिवेश था। इसको बढ़िया से नोट करके डेली पढ़ते रहिएगा, हफ्ता में एक बार पढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। इसको रटना नहीं है कि रटेंगे तो अचानक भूल जाएगा, रिवीजन करते रहिएगा तो बेहतर रहेगा। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया था, शोषण किया था लगभग 200 सालों तक। 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया। कितने सालों तक? 200 सालों तक शोषण किया। कौन? अंग्रेजों ने भारत का कितने दिनों तक शोषण किया? 200 सालों तक, ठीक है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? प्रणाली है, ठीक है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन नियोजन की प्रक्रिया है। आवश्यक रूप से परिवर्तन नियोजन की क्या है? प्रक्रिया है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा गया है। द्वितीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा गया? औद्योगिक क्षेत्र कहा गया, ठीक है। द्वितीयक को औद्योगिक क्षेत्र। इसमें यहाँ से बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है कि सर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हम भूल जाते हैं। देखिए जब प्राथमिक क्षेत्र पूछेगा, फर्स्ट क्षेत्र, फर्स्ट का मतलब प्राथमिक क्षेत्र याद रखिएगा। सेकंड मतलब द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र जब पूछेगा, बहुत सारे बच्चे इसमें अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं। और एक थर्ड पूछता है तृतीयक क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन आपका ही रहता है ना, किसको प्राथमिक, किसको द्वितीयक, किसको तृतीयक, ऐसा रहता है। जब भी फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट में आपको मारना है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि आता है। आ गया समझ में? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि में बड़ा रहता है क्या जी? छोटा ही रहता है, ठीक है। कहाँ गया? उफ। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहेंगे? कृषि कहेंगे। जब भी द्वितीयक आएगा, द्वितीय को कहेंगे औद्योगिक। क्या कहेंगे? औद्योगिक। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, औद्योगिक। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में आपका आता है सेवा क्षेत्र। क्या आएगा? सेवा क्षेत्र आएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? सेवा क्षेत्र आता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, परीक्षा में यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। तीनों में बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में से हर साल 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है, निम्न में कौन द्वितीयक क्षेत्र है, निम्न में कौन तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक आएगा, कृषि मारेंगे 1 नंबर पर, कृषि। आप लोग किसानी घर के हैं, कृषि करते हैं पहले। द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र है, तृतीय सेवा क्षेत्र है। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वहीं यहाँ पर क्वेश्चन था द्वितीय क्षेत्र किसको कहेंगे, तो अभी हमने बताया कि द्वितीय जो 2 नंबर पर आता है द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं। तो ये आपका औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। तृतीय पूछेगा तो सेवा मार देंगे, प्रथम पूछेगा तो आपका कृषि मार देंगे, ठीक है ना। आगे, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? नियोजन को दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए मच्छर यहाँ पर काफ़ी है, मच्छर परेशान कर देते हैं, क्योंकि जब मच्छर इस पर बैठ जाते हैं तो डिस्प्ले काम करना बंद कर देता है, डिस्प्ले आपका काम ही नहीं करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। तो आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, ठीक है ना। आर्थिक विकास की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय का सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, ठीक है ना। आगे, साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति दयनीय है। साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है, काफ़ी दयनीय है, ठीक है। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, क्योंकि बिहार के अधिकतर लोग कृषि पर आश्रित हैं और बिहार कृषि प्रधान राज्य भी है। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। बाढ़ की समस्या हर साल, बाढ़ और सुखाड़, इससे तो बिहार हर साल प्रभावित रहता है। बिहार का आधा इकोनॉमी इसी में डूब जाता है। काफ़ी हर साल करोड़ों खर्च होता है बाढ़ में, बाढ़ आते रहता है, बाढ़ पर कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग। तो काफ़ी दुख की बात है बिहार के लिए, ठीक है ना। जितना पैसा लगता है
उसका कुछ ही % अगर कंट्रोल करने में लग जाए, बांध को बनाने में लग जाए, तो बिहार बच सकता है, ठीक है ना, बाढ़ से बच सकता है। लेकिन सरकार का क्या कहिएगा नहीं। आगे चलिए, तो हमने आपको बता ही दिया। यहाँ से जैसे आगे बढ़िएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, लघु उत्तरीय खत्म हो जाएगा, सॉरी आपका फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका शुरू होने वाला है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में बात करें 2 अंक के आते हैं। कितने अंक के? 2 अंक के प्रश्न ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न हैं। बढ़िया से एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत फिट हो जाता है तो आप बेहतर कर सकते हैं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी देश में उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की समस्त प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कहते हैं। आ रहा है समझ में? थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो डायरेक्ट नहीं करेंगे सर, हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, पहली बार में नहीं आ रहा, तो एक बार इसको नोट करिए, फिर पढ़िए, आपको पक्का समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, आपको डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर समझ नहीं आता है, भूल जाते हैं सर, तो इसको पहला केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो के साथ इसको आप नोट भी करिए। लिखते रहिएगा तो जाहिर सी बात है पुनः रिवीजन करना होगा तो वीडियो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, वीडियो कहाँ गया, आप कॉपी में से झटाक पटाक दे खोजेंगे और याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे उसको। तो किसी भी देश में उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण और उपभोग की समस्त प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कहते हैं यह इस बात पर निर्धारण करती है कि देश में कौन सी वस्तु और सेवाएं बनाई जाएगी और किस प्रकार और किसके लिए। किस प्रकार और किसके लिए, आ रहा है समझ में? कि देश में कौन सी वस्तु और सेवाएं बनाई जाएगी, किस प्रकार और किसके लिए, यह कौन, इस बात का निर्धारण कौन करता है? तो अर्थव्यवस्था करता है। कौन करता है? अर्थव्यवस्था। इसमें केवल अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसका परिभाषा ही दिया गया था, पूछा गया था, तो आप लोग यहाँ तक तो लिख सकते हैं, तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आता है? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों संस्थाओं का, इसमें क्या होता है, योगदान होता है। जैसे भारत, परीक्षा में पूछेगा निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आपको भारत मारना है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर आर्थिक गतिविधियां संचालित करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें सरकार समाज कल्याण और नियंत्रण का कार्य करती है। जो सरकार है वो भी कार्य करती है, ठीक है ना, समाज कल्याण के लिए, नियंत्रण के लिए कार्य करती है, जबकि निजी क्षेत्र मुनाफे हेतु काम करता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। देखिए हमने बताया ना आपको कि इसमें सरकार भी आएगी और निजी कहाँ गया निजी क्षेत्र, निजी मतलब प्राइवेट, सरकारी कंपनी में आएगी, प्राइवेट कंपनी भी आएगी। किस देश में काम करते हैं? दोनों भारत में। जैसे रिलायंस हो गया, आपका जियो हो गया, सभी प्राइवेट है, टाटा प्राइवेट। और सरकारी बात करें तो आपका तमाम तरह के सरकारी संस्थाएं भी, जैसे एम्स हो गया, सरकारी है। हर एक बात करें तो प्रखंड में आपकी सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी बहुत सारे उद्योग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी तरह से सरकारी है और प्राइवेट में आपको हमने बता ही दिया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ रहे हैं ना। परीक्षा में यहाँ हर साल एक क्वेश्चन पूछता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आपको 3 नंबर प्रश्न मिलेगा लघु उत्तरीय का। सतत विकास किसे कहते हैं? ये भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। सतत विकास क्या है? देखिए, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को क्षति न पहुंचाओ से सतत विकास करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और दीर्घकालिक विकास है, ठीक है ना। सतत विकास में क्या होता है? सतत विकास एक ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को क्षति नहीं पहुंचाता है। उसको स्टोर करके, उसको बढ़िया से, उसका एक तरह से बढ़िया से उस तकनीक का प्रयोग करके उसको सुरक्षित रखा जाता है। उसे बस सिंपल यहाँ तक तो आपको परिभाषा नॉर्मल याद करना पड़ेगा कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भी भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को क्षति नहीं पहुंचाता है, उसे सतत विकास कहते हैं, ठीक है। वही हमारा सतत विकास होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और दीर्घकालिक विकास है। आ रहा है समझ में? चलिए 4 नंबर प्रश्न है, आर्थिक नियोजन क्या है? ये भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है बोर्ड का।
आर्थिक नियोजन। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन अब पूछे गए हैं सब के सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सबको आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। आर्थिक नियोजन, देखिए देश के संसाधनों का उचित और संतुलित उपयोग कर राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना बनाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक है ना। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं इसी दिशा में की गई पहल है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं इसी दिशा में की गई क्या है, पहल है। आ रहा है समझ में। पंचवर्षीय योजना भी आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आता है। यहाँ देखिए देश के संसाधनों का उचित और संतुलित उपयोग कर राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना बनाना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक है ना। काफ़ी लाजवाब हमने आंसर देने का प्रयास किया ताकि आपको दिक्कत ना हो। परिभाषा भी हमने सबसे अलग रखा है ताकि आपको ना लगे कि सर बुक वाला परिभाषा छाप दिए हैं। परीक्षा में भी कहता है कि सभी परीक्षार्थी यथासंभव सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में दें। तो आपको प्रयास करना है कि अपनी भाषा में ही आंसर लिखें। ज़्यादा बुक मॉडल भी हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है आपको। आ रहा है समझ में चीज़ें। चलिए, तो भारत में पंचवर्षीय योजना इसी दिशा की पहल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको 5 नंबर एक प्रश्न मिलेगा काफ़ी लाजवाब। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, ठीक है ना। मानव विकास रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है। देखिए कह रहे हैं, थोड़ा सा कलर इस बार चेंज करते हैं हल्का सा। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, जिसमें विभिन्न देशों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर मानव विकास सूचकांक HDI तैयार किया है। तो यह रिपोर्ट देश की समग्र प्रगति को दर्शाती है। जो मानव विकास रिपोर्ट होता है पूरे देश को दर्शाता है, यह एक तरह से पूरे देश का रिपोर्ट होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। जो मानव विकास रिपोर्ट होता है हर साल निकलता है। यह जो रिपोर्ट है हर साल निकलता है, ठीक है, जिसमें विभिन्न देशों की शिक्षा, इसमें देश की शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और आय के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि मानव विकास जो सूचकांक है किसके आधार पर तैयार किया जाता है, आपको बोलना है शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, आय के आधार पर। शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और आय के आधार पर आपका मानव विकास रिपोर्ट तैयार होता है। आ रहा है समझ में। चलिए, यह रिपोर्ट देश की समग्र प्रगति को दर्शाता है। इस रिपोर्ट से हम यह पता कर सकते हैं कि देश हमारा कितना प्रगति किया है। आ रहा है समझ में। दिक्कत लग रहा है तो बोलिएगा, बताइएगा आप लोग, ठीक है। आगे 6 नंबर, आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालें। जो आधारिक संरचना होता है उसके बारे में आपको बताना। देखिए आधारिक संरचना किसी देश की वह मूलभूत सुविधाएं होती है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। जो आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, इसमें परिवहन, संचार, ऊर्जा, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं शामिल हैं। मजबूत आधारिक संरचना से उत्पादन, वितरण और व्यापार को गति मिलती है, ठीक है ना। तो आधारिक संरचना क्या होता है, तो आधारिक संरचना किसी देश की वह मूलभूत सुविधाएं होती है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है। इसमें परिवहन, संचार, ऊर्जा आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं शामिल हैं। ये जो सेवाएं सभी हमारी मूलभूत सेवाएं हैं जिसका उपयोग हम लोग डेली करते हैं। जैसे परिवहन, हम लोग डेली बाइक का यूज करते हैं परिवहन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है ना। संचार, मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं। ऊर्जा, घर में लाइट जलाते हैं, ऊर्जा सब ऊर्जा ही है। और आप जल आपूर्ति, जल का तो प्रयोग करते ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो हमारे लिए हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये सभी शामिल है। मजबूत आधारिक संरचना से उत्पादन, वितरण और व्यापार को गति मिलती है। व्यापार और गति क्या होती है, मिलती है। आ रहा है समझ में। 6 नंबर प्रश्न, कोई दिक्कत है, दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होंगे। देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कहते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपके एग्जाम में सीधे 5 अंक के आते हैं, 5 अंक, ठीक है ना, और काफ़ी लाजवाब तरीके से आते हैं। अगर आपको इसको बढ़िया से जाके लिखते हैं तो 5 अंक काफ़ी आसानी के साथ आपको मिल जाता है, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, आपको यह बताना है। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है, कम से कम 150 से 200 शब्दों में आपको पहुंचाना पड़ेगा। 200 तो एवरेज है, 200 से मतलब 150 प्लस आपको इसमें पहुंचाना पड़ता है। अभी हम काउंटिंग करते हैं हम कितने में लिखे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये वाला पहला प्रश्न है ना।
चलिए इसको हम काउंटिंग करते हैं अभी, आखिर हमें भी पता लगे हम कितने वर्ड में दे रहे हैं। आपको तो हम कह दे रहे हैं, लेकिन हम कितने में दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, यहाँ तक आपका 40 वर्ड यहाँ तक हो गया। ठीक है ना, यहाँ देखते हैं, चलिए यहाँ तक इसको काउंटिंग कर लेते हैं। 40, अब हिंदी में गिनते हैं फटाफट। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 105 शब्द हो रहा है हमारा। टोटल कितना हो रहा है? 105 शब्द हो रहा है हमारा आंसर दीर्घोत्तरी का। ठीक है, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज का हमने रखा है। ठीक है, ताकि इसलिए रखा है ताकि बहुत सारे मीडियम क्वालिटी के बच्चे जुड़े हैं। बच्चे भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ काफ़ी तेज़ होते हैं, कुछ काफ़ी एकदम कहें तो बकलोल टाइप के होते हैं, कुछ मीडियम में होते हैं। तो हम वैसा आंसर रखते हैं। सबका आंसर देखिए इसी लेवल का मिलेगा, सबको ज़्यादा, सबका आंसर इसी लेवल का मिलेगा, ज़्यादा हाई फाई आंसर नहीं है, मतलब मीडियम में आंसर है। इतना भी लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये मत समझिएगा नंबर हमको कम मिलेगा। हम ट्रिक बताते हैं आपको कैसे लिखना है। अभी ये आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, आपको हम बताते हैं ना, काहे टेंशन लेते हैं। चलिए, हम हैं आपके साथ तो क्या गम, हम तुम संग है तो फिर क्या गम है। आइए देखते हैं इसको कैसे आपको करना है। देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको मैंने बता दिया। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इसे कितने भागों में बांटा गया? ठीक है ना, तो अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर, जब भी आपको बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको इतना हेडिंग देना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था की संरचना। पूरा क्वेश्चन मत लिखिएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना हेडिंग दे दीजिएगा, बढ़िया से हेडिंग हो जाएगा ना, तब यहाँ से ऐसे लिखना शुरू करिएगा। यहाँ पर ऊपर प्रश्नोत्तर आपको लिख देना है। आप तो उतना टैलेंटेड हो गए हैं, कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगा। इतना ही हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, अब लिखना है। देखिए, थोड़ा सा यूनिक कलर ला देते हैं आपके लिए ताकि दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ से कैसे लिखना है आपको। किसी देश की अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ होता है कि वह कि उस देश की आर्थिक गतिविधियाँ किन किन क्षेत्रों में बटी हुई है और कौन सा क्षेत्र किस अनुपात में योगदान देता है। यह संरचना 3 प्रमुख क्षेत्रों में बटी गई है। ठीक है ना, तो अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था की जो संरचना होती है वह हमें यह बताती है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियाँ है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियाँ वह किन किन क्षेत्रों में बटी हुई है। ठीक है ना, किन किन क्षेत्रों में बटी और कौन सा क्षेत्र किस अनुपात में योगदान देता है, वही हमारा अर्थ मतलब अनुपात देता है। यह किसके द्वारा हम जान पाते हैं? अर्थव्यवस्था की संरचना के अनुसार जान पाते हैं। ठीक है, अब यह संरचना 3 प्रकार की होती है। यह संरचना कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तीनों का आप नाम लिख लीजिएगा। तीनों का नाम ऐसे 2 3, तीनों का नाम चाहे तो 3 एक ही बार में लिख लीजिएगा। अब चाहे तो बारी बारी सबको हेडिंग दीजिएगा। जब इसको बढ़ाने की बात आ जाए तो आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। इन तीनों को 3 लाइन में हेडिंग दे सकते हैं ना, तीनों को 3 लाइन में हेडिंग देके पुनः पहला हेडिंग दे सकते हैं। आप चाहे तो पहला भी लिख सकते हैं। मतलब ज़्यादा बढ़ाने बात तो ये रहेगा, लेकिन बढ़ाना की बात है जब पेज आपका ज़्यादा बच जाए तो आप इस ट्रिक को अपनाइएगा। ठीक है ना, कि अर्थव्यवस्था की संरचना को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, तीनों का नाम 3 लाइन में लिख के पुनः पहला हेडिंग दीजिएगा। देखिए, चलिए इसको देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 3 क्षेत्रों में। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र करेंगे, इसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन और खनन आदि आते हैं। हमारे प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? तो जो आते हैं, कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन, खनन इत्यादि हमारे कृषि क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, इसमें उद्योग, निर्माण और फैक्ट्रियों का काम आता है। इसमें उद्योग आता है, आपका फैक्ट्री आता है, निर्माण आता है, सभी किस में आता है? हमारा द्वितीयक उद्योग में आता है। ठीक है, आ गया तृतीयक उद्योग। इसमें सेवा क्षेत्र जैसे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि भी शामिल है। इसमें सेवा क्षेत्र शामिल है। ठीक है ना, तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल होता है?
आपका परिवहन हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, स्वास्थ्य, बैंकिंग इत्यादि हमारे तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। अब कह रहे नीचे आपको लिखना है, ये तीनों क्षेत्र मिलकर किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं और यह संरचना बताती है कि देश की विकास किस अवस्था में, परंपरागत, विकासशील या विकसित। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था किस अवस्था में है। हमारा देश विकसित है कि विकासशील है कि परंपरागत है। आ रहा समझ में? तो आप लोग चाहें तो जितना हम बताएं इतना भी लिख सकते हैं या बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे आप लिखें वैसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो आपको दिक्कत। इतना भी अगर लिखते हैं तो आपका एक पेज तो भर ही जाएगा आसान, इतना में ही आपका एक पेज भर जाएगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं, मतलब कम से कम आपको 1.5 पेज तक पहुंचा देना है, ठीक है ना। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा, मतलब मैक्सिमम तो इतना लिखना पड़ेगा, इससे कम होगा तो दिक्कत होगा। आ रहा समझ में? आगे 2 नंबर, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताना है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में आपको अंतर करना है। और सबसे पहले बताना है आर्थिक विकास है क्या। देखिए, आर्थिक विकास का अर्थ है किसी देश के नागरिक के जीवन स्तर, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और सामाजिक परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन आना। यह हमारा आर्थिक विकास कहलाता है। आ रहा समझ में? एक बार और देखिए आर्थिक विकास क्या है, बढ़िया समझिएगा। आर्थिक, दोनों कलर एक ही सिलेक्ट हो गया क्या जी? रेड। चलिए, करें कि आर्थिक विकास का अर्थ है किसी देश के नागरिकों के जीवन स्तर। आर्थिक विकास का मतलब किसी भी देश के नागरिकों का जीवन स्तर है, और जीवन स्तर, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और सामाजिक परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन आना, यह हमारा आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। इन सभी चीज़ों में जो मनुष्य है और मतलब होना चाहिए, मतलब उसका आय भी अच्छा खासा होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए, तकनीक उसके अंदर होना चाहिए। ये सभी में जब रहेगा तो आर्थिक विकास वही कहलाता है, ठीक है ना। आगे, यह मात्र उत्पादन या आय बढ़ाने से नहीं बल्कि समग्र विकास से जुड़ा है। समग्र यानी सब में उन सबका मनुष्य का विकास होना चाहिए। अब है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। यहाँ पर आर्थिक विकास बनाम है कि बनाम कहाँ से आ गया? आर्थिक विकास एवं यहाँ पर बनाम का मतलब और होता है, और ठीक है। और आर्थिक वृद्धि में अंतर, देखिए आपको लिखना नीचे कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में निम्नलिखित अंतर है। ऐसे कर लीजिएगा, जब अंतर पूछा है तो आपको बढ़ाने की बात है ना, तो लिख लीजिएगा निम्नलिखित अंतर है, हो जाएगा इतना। मस्त कॉलम बनेगा ऐसे। कॉलम में आप चाहें तो बारी बारी से लिख सकते हैं, ये पहले के बारे में पहले, या ऐसे कॉलम ना लीजिएगा। इसमें बिंदु लिखना है, किस किस पॉइंट पर हम लोग अंतर को देखेंगे। इसमें आप एक में हो जाएगा आपका आर्थिक विकास, एक में क्या आपको लिखना है, एक में आपका यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक विकास हो जाएगा, ठीक है। एक में हो जाएगा आर्थिक विकास, सॉरी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। एक में आर्थिक वृद्धि हो जाएगा, एक में आर्थिक आपका विकास हो जाएगा। वृद्धि और विकास दोनों अलग होता है, ठीक है ना। वृद्धि और विकास हमारा अलग अलग होता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला अर्थ देखेंगे। अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। अर्थ करेक्ट। यहाँ देखिए, केवल वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, केवल वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हमारा क्या है, आर्थिक वृद्धि कहलाता है। आय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का समग्र विकास हमारा आर्थिक विकास कहलाता है। दोनों में अंतर। अब देखिए प्रकृति, अब दोनों की हम लोग यहाँ से प्रकृति देखेंगे, आखिर दोनों की प्रकृति क्या कुछ है, प्रकृति के बारे में जानिए। करेंगे मात्रात्मक, जो आर्थिक विकास की जो प्रकृति है मात्रात्मक होती है और इसका गुणात्मक होती है। क्या होती है, गुणात्मक। इसका क्या होता है, हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है। गुणात्मक भी आता है और मात्रात्मक भी हमारा आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे है मापदंड। इसमें आप लोग को मापदंड मिलेगा, मापदंड के बारे में है। उसके बाद आपको मिलेगा समय के बारे में, उसके बाद व्यापक के बारे में, उसके बाद आपको प्रभाव के बारे में। यानी अंतर भी काफ़ी मतलब मीडियम में हमने अंतर भी देने का प्रयास किया। देखिए, तो आर्थिक वृद्धि में जो मापदंड होता है जीडीपी या राष्ट्रीय आय होता है। मापदंड क्या होता है, जीडीपी होता है या राष्ट्रीय आय से हम लोग इसमें आर्थिक वृद्धि का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एचडीआई, पीसीआई, जीवन स्तर, इन सब से हम लोग आर्थिक विकास का पता लगा सकते हैं, ठीक है। आगे है इसमें समय के बारे में देखेंगे। तो आर्थिक वृद्धि का जो समय होता है अल्पकालिक होता है, और आर्थिक विकास का जो समय होता है वो दीर्घकालिक होता है। क्या होता है, दीर्घकालिक होता है। आ रहा है समझ में। यानी आर्थिक हमारा विकास होता है काफ़ी लंबे समय तक होता है, और आर्थिक वृद्धि होती है जल्दी हो जाती है। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर क्या है जी, व्यापक
व्यापक प्रभाव, ये आपका व्यापक प्रभाव एक ही में है। व्यापक प्रभाव देखेंगे, इसका सीमित प्रभाव होता है, इसका व्यापक और समाज पर सकारात्मक प्रभाव होता है। इसका व्यापक और समाज पर क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताना था, हमने आपको यहाँ अंतर बता दिया। कौन अल्पकालिक होता है, कौन दीर्घकालिक होता है, किसकी प्रकृति मात्रात्मक होती है, किसकी प्रकृति गुणात्मक होती है, और इस दोनों का अर्थ हमने बताया कि इसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होता है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में क्या होता है, इसमें वृद्धि होता है आर्थिक वृद्धि में। और आर्थिक विकास में क्या आता है, हमारा आय आता है, शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है। ये सब मतलब ये सब मनुष्य के अंदर शिक्षा आना चाहिए, शिक्षा, इसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये सब आर्थिक विकास में आएगा। और आर्थिक वृद्धि में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन में वृद्धि। अरे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आप सबको। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न, 3 नंबर था क्या जी? अच्छा, ये 3 नंबर प्रश्न एक छूट रहा है। देखिए, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास के बारे में आप पूछा गया है, माप कुछ सूचकांकों के द्वारा यहाँ पर करना है। देखिए करें, आर्थिक विकास को मापने के लिए विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहला सकल घरेलू, यहाँ देख सकते हैं, पहला जीडीपी का प्रयोग करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या आ रहा है जी, बढ़िया से क्यों नहीं बनता है। पहला सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय। तीसरा मानव विकास सूचकांक, गरीबी दर से भी किया जाता है, शिशु मृत्यु दर से भी किया जाता है, ठीक है। इन सब की सहायता से आर्थिक विकास की माप होता है, ठीक है। देखिए तो पहला जीडीपी के बारे में देखिए, जीडीपी के बारे में थोड़ा बहुत समझिए ध्यान से। करें, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य हमारा क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित कर जो प्राप्त होता है वो हमारा प्रति व्यक्ति आय होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ देता है। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, तो कुल राष्ट्रीय आय को कुल जितना भी राष्ट्रीय आय है और कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर जो प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है, ठीक है। आगे मानव विकास सूचकांक, कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाकर यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, उसे हमारे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मानव विकास सूचकांक, उसे हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं, ठीक है। आगे गरीबी दर, करेंगे देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या, ये हमारा किससे प्राप्त होता है, गरीबी दर से हम लोग पता करेंगे कि कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है ना। आगे शिशु मृत्यु दर, एक वर्ष से कम उम्र के मरने वाले बच्चों की दर प्रति 1000 करें कि प्रति 1000 का मतलब 1 वर्ष से कम उम्र के मरने वाले बच्चों की दर है प्रति 1000 है, प्रति क्या है 1000 है, ठीक है। करें कि ये सभी सूचकांक मिलकर यह दर्शाते हैं कि देश की आर्थिक और सामाजिक विकास किस दिशा में है। ये सभी मिलके हम लोग यह दर्शाते हैं या पता करते हैं कि जो आर्थिक विकास का जो एक तरह से माप है वो किस लेवल पे चल रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, इससे इन सब से हम पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आपको एक लास्ट क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर का। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है, क्या कारण है, इसके समाधान के उपाय बताएं। बिहार के पिछड़ेपन के कारण बताना है, क्या कारण है, तो आपको लिखना है कि बिहार में पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। पहला आपको क्या बताना है, पहला देखिए यहाँ पर शिक्षा की कमी, दूसरा, तीसरा क्या हो रहा है जी, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 5 देखते हैं, 5 कारण देखते हैं, 5 नंबर का आएगा। सबसे पहला है अशिक्षा और कौशल की कमी, करें कि राज्य में शिक्षा और तकनीक प्रशिक्षण की गुणवत्ता की क्या है, कमी है, ये हमारी कमी है, ठीक है। दूसरा है उद्योग, बिहार में बड़े और मध्यम उद्योग की संख्या बहुत कम है, उद्योग बहुत कम है अन्य राज्यों की अपेक्षा। बुनियादी ढांचे का अभाव, सड़क, बिजली, परिवहन जैसी सुविधाएं पूरी तरह से विकसित नहीं है, ये भी कारण है विकसित न होने का। आगे राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार, निवेश और योजनाएं के क्रियान्वयन में बाधाएं, यानी जो राजनीति भी होता है वो काफ़ी भ्रष्टाचार होता है, उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार भरा है, जिसके कारण वह निवेश जहाँ भी पैसा लगता है उसमें काफ़ी एक तरह से घोटाला हो जाता है, ये भी कारण है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जो परंपरागत तरीके से होती है, क्या होती है। आगे देखेंगे समाधान एवं मुख्य उपाय,
यहाँ पूछ रहा था ना, पिछड़ेपन एक कारण और इसके समाधान उपाय को बताना है। क्या उपाय लगाएं कि हमारा जो बिहार राज्य हो मतलब गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए, जो पिछड़ापन है यह दूर हो जाए। तो सबसे पहला शिक्षा और तकनीक के प्रशिक्षण में सुधार लाएंगे, उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और संचार की सुविधाओं क्या करेंगे, मजबूत बनाएंगे, सरकारी योजनाओं को ईमानदारी से लागू करेंगे, ठीक है। कृषि में तकनीक और सिंचाई की आधुनिक विधियां अपनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि में काफ़ी सुधार लाना पड़ेगा, तभी जाके अर्थव्यवस्था और बढ़िया होगी और सुपर होगी। तो बस ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान था और बोर्ड परीक्षा में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिल भी जाता है। तो इसको एकदम वीवीआई प्रश्न है ये वाला, हर हाल में इसको तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से ताकि दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत अभी आपको देखने को मिले इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ये बुक देख सकते हैं, एक बार चैप्टर 1 को हम देख लेते हैं। चैप्टर 1 में और कुछ बचा तो नहीं ना है जी। ये चैप्टर 32 पेजों का चैप्टर है, काफ़ी लंबा है जी। सब कुछ तो हो ही गया। एक नीचे है परियोजना कार्य, यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क आपको दिख रहा है, या स्कूल में आपको अपने गांव या शहर के आर्थिक विकास के संदर्भ में एक परियोजना तैयार करें। आपके गांव का विकास कैसा है उसके बारे में आपको एक परियोजना में बता देना है, कॉपी पे ही आप बताना है। गांव में कृषि का विकास कैसा है, नहरों का विकास कैसा है, सबके बारे में आपको एक तैयार कर लेना है खुद से, ये परीक्षा में नहीं आता है। ये आपका स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, उसमें थोड़ा बहुत पूछा जाएगा इसके बारे में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जितना भी क्वेश्चन था हमने आपको कराया इस चैप्टर में। टोटल 4 दीर्घोत्तरीय थे और 6 लघुत्तरीय थे। बाकी जो ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स हमने आपको कराया भी, साथ में यानी इसका आंसर भी दे रखा है बुक में, तो इसमें तो कोई खास दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।